अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर फरीकैन के मुतज़ाद दावों और लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीका और ईरान बिल आखिर एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और कतर की सालिसी में स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जिसे तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है। मगर इस तारीखी हाई स्टेक और हाई लेवल मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में तारीखी मनाजिर भी देखे गए, जहां सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ्द ने बतौर मेज़बान जिम्मेदारियां संभाल ली। और उसके बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे और पाकिस्तानी वफ्द से मुसाफा किया। और फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कॉन्फ्रेंस हॉल में वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर और कतरी वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर अहम बात यह है कि ईरानी वफ्द में से ना ही बाकर कालीबाफ और ना ही अब्बास अरागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस ये मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Van for his very able leadership, and of course Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया। सदर ट्रंप ने हमें कहा कि ईरानी अवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. अमरीकी नायब सदर कह रहे थे कि अमरीका ईरान से ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली लाना चाहता है, जबकि जब उनसे लबनान की सूरत-ए-हाल और इसराइल के किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए जोर दिया कि पिछले कुछ घंटों में लबनान को लेकर अहम पेशरफ्त हुई है। बहरहाल अब पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के इस दौर में दो अहम मामलात यानी लबनान और आबना हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल और जौहरी नुक्ते पर बात होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, जो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं, उन्होंने अपने के अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शिरकत कर रही हैं। तकनीकी टीमें जौहरी मसले, मुंजमद असासों, लबनान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगी। इसाक डार के मुताबिक ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे की अफजोदगी की सतह को कम करने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि अमरीका और ईरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिफारतकारी ही मसले का हल है। अहम बात यह कि ईरानी वफ्द में तो सियासी रहनुमाओं समेत जौहरी मुज़ाकरात के माहिरीन, ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर और पेट्रोलियम के वजीर समेत दीगर तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। मगर बैनुल अक़वामी मीडिया में अमरीकी वफ्द से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनका सिफारती, इंटेलिजेंस या जौहरी मामलात का बैकग्राउंड हो। बहरहाल, जहां एक तरफ स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का शुरू होना इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है,
वहीं इसराइल की जानिब से लेबनान पर हमले जारी हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई इस वक्त भी जारी है, जबकि इसराइल की कार्रवाई में आज मजीद 7 लेबनानी शहरी जाबाक हो गए हैं। इन तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद होंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। अयाज अकबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने भी तारीखी मनाजिर आज देखे बर्गनस्टॉक से, और आप तो वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं सारी सूरत हाल। टेक्निकल लेवल टॉक्स शुरू हो चुके हैं, दोनों वफूद वहाँ पे हैं, पाकिस्तान की सालिसी में सब कुछ हो रहा है। ज़रा बताइएगा, ये जो हिस्टोरिक मनाजिर देखे गए, क्या तफसीलात हैं इनकी? देखिए शहजाद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था ये, क्योंकि ये जो मामलात थे ये कुछ थोड़ा सा तूल पकड़ते जा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि 19 तारीख को ये टेक्निकल टॉक्स के हवाले से जो है पेशरफ्त हो रही थी, जो कि फिर बाद में जो ईरान का ये कहना है कि जो लेबनान पे अटैक किया इसराइल ने, उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, इसलिए अमेरिका जो 14 नकात हैं उसमें एक अहम नुकता ये भी था कि उसमें वो सीज़ फायर को जो है यकीनी बनाएगा, तो उसी की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है इसमें वो एज ए सालिस है, तो इन तमाम स्टेक होल्डर को एक टेबल पे बैठाने के हवाले से काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन पाकिस्तान इसको करने में कामयाब हुआ, जिसका सेहरा ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी जाता है कि उन्होंने इसके अंदर बड़ी एफर्ट किया। हमने सुबह से देखा जिस तरीके से आए, और पाकिस्तान ने एज अ होस्ट यहाँ पर उन को सबको रिसीव किया। जिस तरीके से सुबह पहली मुलाकात हुई है अमरीकी वफ्द के साथ पाकिस्तानी वफ्द की, जिस तरीके गर्मजोशी से उनको रिसीव किया गया, जिस तरीके से बड़े ही इनफॉर्मल माहौल में वो गुफ्तगू हुई वहाँ पे, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके ऊपर एक क्वेश्चन भी हुआ कि पाकिस्तान के रोल के हवाले से, तो उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। तो इस किस्म की चीज़ें जो शहजाद साहब बड़ी ज़बरदस्त रही, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उसके बाद जो ईरानी वफ्द के साथ मीटिंग हुई वो उससे भी ज़्यादा खुशगवार थी। अच्छा, दोनों मीटिंग्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान पहले वहाँ मौजूद होता था, वो रिसीव करता था इनको, और जो ईरानी जो डेलीगेशन आया वो तो हमने खुद विटनेस किया, वहाँ मौजूद थे उस कमरे के अंदर। तो जिस तरह इनफॉर्मल माहौल में वो आए, जैसे आप किसी अपने रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के, भाइयों के घर में जाते हैं, इस तरीके से वो इंटर हुए, और उस इंटर होने के बाद जो है उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मुलाकातें की, गले मिले, मुसाफा किया, और उसके बाद बड़े उनके फेस एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे। तो बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल डे था पाकिस्तान के लिए। शहजाद साहब, मैं कहूँ कि यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई, मीडिया के लोग थे, पाकिस्तान को बहुत प्रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर इस जंग को लेकर के जो क्राइसिस था, ये सिर्फ किसी एक रीजन के लिए नहीं था, ये किसी गल्फ के लिए नहीं था या सब कंटिनेंट के लिए नहीं था, ये पूरी वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट था, पूरी वर्ल्ड इससे इफेक्ट हो रही थी। एनर्जी क्राइसिस थे, बाकी फ्लाइट्स के लोगों के इश्यूज थे, लोगों ने अपने बिजनेसेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत अपने अपने सेटअप बनाए हुए हैं बिजनेस के, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वेस्ट के, वो बड़े सफ़र हो रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की इस काविश को कि पाकिस्तान ने इसके अंदर एक दिन भी आराम नहीं किया, ये कुछ 60-65 दिन से जो मरहला चल रहा था, पाकिस्तान सारा पूरा टाइम इसके ऊपर वो अपनी पूरी एफर्ट करता रहा ताकि इस जो पीस डील है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और फिर जब ये यहाँ पर बर्गनस्टॉक के अंदर जो एक ये पीस जो है टॉक्स, फर्दर टेक्निकल टॉक्स की तरफ जाने हैं, उसके अंदर बड़ा एक जो चैलेंजिंग था कि इनको कैसे बैठाया जाए। हमने देखा कि वो एक साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं है। एक फोटो बनना था शहजाद साहब, वो फोटो भी नहीं बन सका, क्योंकि ईरानी जो है वो अमेरिकन के साथ किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में उनके साथ ना तो बैठना चाहते हैं, और ये बड़ा वाज़ेह भी, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें ईरानी वफ्द से कोई भी शामिल नहीं था। और आपने जो तारीफ की बात की, तो हमने जेडी वैंस को ये भी कहते हुए सुना है कि उनकी जिंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक उनकी इंडियन वाइफ है और दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से ज़्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करता हूँ। जरा ये बताइएगा स्केड्यूल के हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 2-3 इशूज है ना, कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में जौहरी मसले पे बात होगी, मुंजमद असासों पे बात होगी, लेबनान की सूरत हाल पे बात होगी। तो ये टेक्निकल लेवल टॉक्स जो है ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे या एक लंबे अरसे तक जारी रहेंगे? और दूसरा जो पाकिस्तानी वफूद है वो कब तक वहां पे रहेगा बर्गनस्टॉक में? अच्छा, एक चीज क्लैरिटी है कि ये जो भी टॉक्स हो रही है टेक्निकल टॉक्स नहीं हो रही। ये टेक्निकल टॉक्स के लिए जो उस टॉक्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है, सही उसका पाथवे बन रहा है, क्योंकि टेक्निकल कमेटीज बनेंगी, उसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, वो तमाम, जैसे यूरेनियम अफजूरती का सबसे बड़ा इशू है, आपको पता ही है कि वो अमेरिका चाहता है कि वो या तो उसकी शिद्दत को कम करे या फिर किसी थर्ड कंट्री के हवाले करे। और अगर उसने अगर एनर्जी के लिए इसको रखना है तो उसको पब्लिकली रखे, यानी ज़मीन के नीचे रखे बल्कि ज़मीन के ऊपर, ताकि उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इसको कंट्रोल करती है वो इसको मॉनिटर करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो आपस में ये इश्यूज चल रहे हैं। अब अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है, सॉरी कतकलामी की माजरत, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो वफ्द है उसमें तो ईरान के जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो भी हैं, जौहरी मामलात को जो जानते हैं वो माहिरीन भी हैं,
लेकिन अमरीकी वफ्द में ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? इस हवाले से कोई इत्तलात आपके पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिकी वफ्द सिर्फ 3 लोगों पे मुश्तमिल है, बाकी तो उनके आपको पता है यहाँ मिशन होते हैं, उनको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स ये वो, जो विटकॉफ है, कृष्णर है और वेंस खुद हैं। यहाँ पर जो है वो काले बाफ है, इराकची हैं, उनके साथ उनकी मरकजी बैंक के हेड हैं और उनकी जो आयल के जो वहाँ पे हुकाम है वो साथ आए हुए हैं, तो वो तो अपनी टीम पूरी लेके आए। ये भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वर्किंग ग्रुप अगर बनता है, ये बैठते हैं, रजामंदी करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि जो इनका ये स्टाफ आया हुआ है वो इनके साथ बैठ जाए और ये मुज़ाकराती अमल यहाँ से आगे चले। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप की बात है, जैसे वेंस है, कालिबाफ है, इराकची है, तो ये हमारे पास इतलात ये है कि ये इसको इनिशिएट करने के बाद ये वापस चले जाएंगे। इसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती है। एक इसमें लीगल एस्पेक्ट है कि जी देखें, अगर इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, तो हो सकता है वो एक लीगल कमेटी बने जो कि जिनेवा में उसके मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। फिर जो इसके यूरेनियम के हवाले से है वो हो सकता है उसमें पाकिस्तान उसमें एक रुकन जरूर बनेगा, वो हो सकता है इस्लामाबाद में हो जाए। तीसरा जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो मंजमत जो असासे हैं वो डीफ्रीज करने हैं, 600 अरब जो है वो देने हैं, फिर उनकी जो कंपनसेशन देनी है ईरान को, वो उस हवाले से हो सकता है कि वो टॉक्स दोहा में हों। अब अब्र हुर्मुज़ का जो मैकेनिज्म है, जो ईरान चाहता है कि जी वो अपनी वहाँ से टोल टैक्स ले, ताकि क्योंकि वो समझता है कि ये वाटर चैनल जो है इसकी मलकियत है, जबकि वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर है। तो ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जिसके अंदर टेक्निकल लोग बैठेंगे। अब ये टेक्निकल लोग नहीं है, ये तो लीडरशिप है। ठीक, ये तो एक इन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। इसके फर्दर आगे टेक्निकल टॉक शुरू होंगी। वो वर्किंग ग्रुप, वो कमेटी ये कैसे बनती है, हो सकता है आज इसमें क्लैरिटी गैप आता है कि हो सकता है कि हफ्ते बाद हो, दूसरी 2 हफ्ते, 60 डेज का टाइम है, लेकिन दोनों फरीक अगर आपस में रजामंद है तो इट कैन बी लॉन्ग। ये हो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई, हमें अपडेट करें, तफसीलात देंगे और तज्ज़िया हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हमने देखा है कि दोबारा ईरानी वफ्द और अमरीकी वफ्द मुज़ाकरात शुरू कर चुका है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे नुमाइंदा भी बता रहे थे कि एग्जैक्टली इसको टेक्निकल लेवल टॉक्स नहीं कहा जा सकता, ये पाथवे है टूवर्ड्स टेक्निकल टॉक्स। ज़रा आप बताइएगा, जो MOU आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या इम्कान नजर आ रहे हैं और उसकी जो ट्रांजिशन है इनटू अ फाइनल डील, ये कितना चैलेंजिंग होगा आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया शहजाद। मेरे ख्याल में जो आपके नुमाइंदे ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि टेक्निकल टॉक जो होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, और जब वो होंगी तो वो ऐसा सच हमें नज़र नहीं आएंगी। उसमें वो कमरे में बंद बैठे रहेंगे, बाहर बहुत सारे जर्नलिस्ट का मजमा लगना ना यूज़फुल होगा, ना उससे कुछ मिलेगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो एक कदम था, देखने पहला जो सबसे बड़ा कदम था, नेसेसरी स्टेप था, वो था कि कुछ MOU साइन हो जिसमें एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क मौजूद। अब ये जो है, ये एक तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, विटकॉफ साहब हैं, कृष्णर साहब हैं, और ईरान की तरफ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बड़े फैसला करने वाले हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो आके कुछ न थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में उनका सामना होगा और एक तरह से एक टोन सेट कर दी जाएगी। जाहिर है ये लोग तो नहीं बैठ सकते हफ्तों और एक एक डिटेल और एक एक लफ्ज़ पे ये बात करें, और ना ही इनके पास वो टेक्निकल नॉलेज है। उसके लिए दूसरे टेक्निकल लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हैं एक तो ये कि एक दूसरे का ज़रा जज कर लेना कि हम कहाँ हैं, और जो भी सिग्नल्स देने हैं वो दे दे, और उसके बाद वो शुरू होगी। सो दिस इज़ नेसेसरी। एक तरह से ये उस डांस का हिस्सा होता है जो निगोशिएशन में होता है। सो इट इज़ फॉर अपीयरेंस, ये कैमरास के लिए है, ये दिखाने के लिए है, ये एक दूसरे को भांपने के लिए है, एक दूसरे को सिग्नल करने के लिए है, लेकिन ये नेसेसरी है, ये अहम है। ये बात कि वो वहाँ मौजूद हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरी इस वक्त सेंस ये है कि इस वक्त थोड़ी सी एडवांटेज जो है वो ईरान के पास है, और ईरान ने बड़ी केयरफुली उसको क्राफ्ट कर लिया है। एक तो ये हुआ है कि उसने लबनान का जो मसला है उसको फ्रंट एंड सेंटर कर दिया। ये जो वो कहता है ना कि मैं बंद कर रहा हूँ या खोल रहा हूँ हुर्मुज़ से, उससे, और जो उसके पीछे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तू मैं आप समझ लें, या किसी किस्म की पुश पुल हो रही है, उससे हुआ ये है कि एक तरह से ये इजराइल और का रोल जो है, और ख़ुसूसन लबनान में, वो फ्रंट एंड सेंटर आ गया। आपके जो 14 निकात हैं उसमें तो इसराइल का जिक्र ही नहीं है ना, एज सच लबनान का, इसराइल का नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि इसराइल को संभालना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से है। मैं आखिरी जुमला ही कहूँगा, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ फ्यू डेज, कि जो सबसे अहम नुक्ता है ना इस एग्रीमेंट का, MOU का, अंडरस्टैंडिंग का, वो 15वां नंबर है।
और 15वां नंबर ये है जो अनस्टेटेड है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिका नेतन्याहू को और इजराइल को कन्विंस कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, डू दे हैव द विलिंगनेस एंड डू दे हैव द एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली लेबनान में हम देख रहे हैं कि कल भी एक सीज फायर हुआ लेकिन दोबारा अटैक्स की खबरें हैं, और एक जो पोल सामने आया है उसमें 92% इजरायली जो है दे बिलीव के इस नेगोशिएशन में ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज अ विनर। तो ये ऑब्वियसली जंग इसराइल और अमेरिका ने मिलकर शुरू की थी, और उसमें अगर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ईरान इज़ अ विनर तो ये इसराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए तो तशवीशनाक है। लेकिन इस सब में वैसे ट्रंप साहब ने क्या हासिल किया है कि पहले जब उन्होंने जंग शुरू की तो वहाँ का मीडिया, वहाँ की ऑपोजिशन तनकीद करते रहे कि आपने जंग शुरू क्यों की, फिर मकासद के हवाले से उन पर तनकीद हुई, फिर आखिर में जब वो नेगोशिएट करके उठे हैं तो भी तनकीद हो रही है कि इससे बेहतर तो ओबामा का मुआहदा था, और उनके जो अपने इत्यादी इसराइली अब वो भी उनसे नाराज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वैसे ही है। मैंने ये पोल तो नहीं देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है अगर इस किस्म का पोल अमेरिका में हो तो वो 90-92 हो या ना हो, लेकिन वेरी हाई नंबर विल फील द सेम। चाहे वो ये क्लियर कहें कि ईरान जीता है या नहीं, लेकिन ये जाहिर है कि अमेरिका नहीं जीत सका, और अमेरिका जैसे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक अजीब सी बात यार ये है कि आप और मैं सारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों से भी कर रहे हैं। जब ये कहानी शुरू हुई थी ना, आज से क्या 110 से 112 दिन पहले, तो लफ्ज़ हम क्या यूज़ करते थे हर दूसरे जुमले में? लफ्ज़ था रजीम चेंज। और रजीम चेंज से मुराद थी कि जो ईरान की रजीम गवर्नमेंट है वो या लूजन हो जाएगी या गिर जाएगी, और जैसे ही कुछ लोग हलाक किए जाएंगे तो लोग उठेंगे और वो गवर्नमेंट जो है वो बैठ जाएगी। आज के वक्त जो है सूरत हाल ग्राउंड पे ये है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क में भी और बाहर भी कदरे मजबूत नजर आती है। ये नहीं है कि उसके नुकसान नहीं हुए, बहुत हुए, लेकिन वो कदरे मजबूत नजर आती है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उससे बढ़ के नेतन्याहू के लिए उनकी पॉलिटिकल लाइफ का ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। डोनाल्ड ट्रंप का के सामने एक इलेक्शन है जिसमें ये क्लियर नहीं है कि वो क्या होगा, और ये क्लियर नहीं है कि इस जंग का उनको कितना नुकसान होगा। और नेतन्याहू के लिए तो जो उनकी इंटरनल कंस्टिट्यूंसी है वो जिस फेरोसिटी से उनके खिलाफ हुई भी है हटाने पे, वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। हम पहले जब बात करते थे ना कि नेतन्याहू को मसाइल हैं, तो उसका मतलब ये था कि जो आप समझ लें लेफ्ट हैं, जो जंग के खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ हुए हैं। लेकिन अब तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम उनके खिलाफ हो गया। सो दिस इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल चैलेंज जो कभी भी नेतन्याहू को अपनी जिंदगी में पॉलिटिकली मिला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई गिरने वाला है या गिरने को तैयार है। सही। नेतन्याहू के लिए ये एग्जिस्टेंशियल है। अच्छा, उनके लिए हम ये बिल्कुल मौत और उसका आखिरी, दिस इज हिज लास्ट बेस्ट चांस। वो जानते हैं कि ये आखिरी मौका है जो मेरे पास है, इसलिए वो हर चीज कर देंगे बशमूल अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ जाना, बशमूल उनसे पंगा लेना। ईरानियन साइड के हवाले से बात करते हैं। आपने कहा ईरान इस जंग से मजीद मजबूत उभरा है, ऑल्दो उनका नुकसान बढ़ा हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि ईरान की जो इस खित्ते में पॉलिसी है वो जो चलती हुई आ रही है पिछले 5 दहाइयों से वो कंटिन्यू होगी, या डू यू थिंक उन्होंने भी जो बातें की हैं उसके बाद वो अपनी डिप्लोमेसी को मजीद आगे बढ़ाएंगे और चेंज करेंगे इस खित्ते में पॉलिसी? अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक से जो है इत्तेहाद बढ़ाएंगे, इंगेजमेंट्स बढ़ाएंगे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो उनका एक पॉलिसी है उसको वो ब्रेक करेंगे और आगे बढ़ेंगे? डू यू थिंक दे विल चेंज? देखें, ये करें या कुछ और करें, लेकिन चेंज तो होनी। लेकिन ये तो तय है कि वो जो पहले थी वो हो नहीं सकता। ना सिर्फ जो ईरान की पहले थी वो नहीं हो सकता, जो अमेरिका की पहले थी वो नहीं हो सकता, जो इजराइल की पहले थी वो नहीं हो सकता, जो गल्फ ममालिक की पहले थी वो नहीं हो सकता। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप रिवाइंड करके टेप को ले जाएंगे 110 दिन पहले इन सारों के लिए। ईरान के लिए अगर हम ईरान की तरफ से देखें तो देखें, एक तो देखें तबाही तो यकीनन हुई है, अभी हमें उसका पूरा अंदाजा भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होंगी उनकी पूरी की पूरी लीडर तबाह हो गई, लीडरशिप तबाह हो गई, उनके मुल्क पे जिस किस्म की बमबारी हुई, जिस किस्म की सिविलियंस टारगेट्स हुए, उसका एक बहुत बड़ा एक असर है। इस सारे से पहले उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी थी, उसका असर है। दैट इज़ वाई पहली चीज़ तो उनके लिए डोमेस्टिक है ना। अगर जो गवर्नमेंट है वो उसकी इंप्रेशन मजबूत हो भी गया तो जैसे ही ये एमओयू वगैरह होता है तो लोग ऑलरेडी पूछना शुरू हो चुके होंगे कि यार आटे का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है। तो दैट इज वाई वो जो है ना, इस एग्रीमेंट में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एमओयू है उसकी इंप्लीमेंटेशन,
मुझे इजाजत दीजिए, आपने पहले ये पूछा था, एक ये कि कश्तियां निकले और वो कुछ निकलना शुरू हो गई हैं, बावजूद जो भी ये लोग कह रहे हैं। इस एक हफ्ते पहले तक तकरीबन 5 जाती थी, पिछले 4-5 दिन में हम देख रहे हैं तकरीबन 20-25 तक जो जहाज हैं वो मूव कर रहे हैं। सो मूवमेंट शुरू हो गई है, वो 60-70 पे पहुंच जाए तो दैट मीन्स के स्ट्रेट फंक्शनली खुल गया। और ईरान के लिए किसी ना किसी किस्म की, वो जो मैं कर रहा हूँ ना डोमेस्टिक, वो जो इकोनॉमिक पाइपलाइन है दैट हैज टू ओपन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे इस हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान मंजूर होने वाले मुतनाज़ा टेलीकॉम तरमीमी बिल पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से तनकीद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिल के मुतनाज़ा शिकों पर नजरसानी के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी है। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में अपोजिशन से कोई रुकन शामिल नहीं है, बल्कि कमेटी में वो वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं जिन पर इस बिल की ड्राफ्टिंग और टेलीकॉम कंपनीज की ईमा पर मुतनाज़ा शिकें शामिल करने का इल्ज़ाम है, जिसकी तफसीलात आगे जाकर आपके सामने रखेंगे। अहम बात यह कि बजट इजलास के दौरान IT एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 कौमी असम्बली में पेश किया और मंजूर भी करा लिया, जिसके बाद ये बिल मंजूरी के लिए सेनेट में भेजा गया, जहां इसे कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। और कमेटी इजलास में इस बिल में राइट ऑफ वे के तहत टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए इख्तियारात पर न सिर्फ एतराज़ात उठाए गए, बल्कि मुजवजा बिल की मौजूदा लैंग्वेज में निजी इमलाक तक टेलीकॉम कंपनियों की रसाई, जुर्मानों और तनाज़ात की सूरत में सरकारी अथॉरिटी को फैसले के इख्तियारात देने जैसी तजावीज़ को न सिर्फ आइन से मुतज़ातिन करार दिया गया, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक जैसे कि जायदाद की मिल्कियत के हकूक की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया। और अहम बात यह कि एतराज़ात कमेटी की चेयरपर्सन परवर शाह खान समेत नून लीग के अपने सेनेटर्स अफनानुल्लाह और सादिया अब्बासी ने भी उठाए हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से इस बिल पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। इस तनकीद के बाद वफाकी वजीर बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा ने शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में यह एतराफ़ किया कि बिल की लैंग्वेज में मसाइल है जिसे दूर करना ज़रूरी है। लेकिन अहम बात यह है कि शिजा फातिमा ख्वाजा की जानिब से गलती के एतराफ़ के बरक्स उनकी वजारत से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें इस बिल का भरपूर दिफा किया गया है। और इस तवील प्रेस रिलीज में बिल की लैंग्वेज में गलतियों का कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है। 2 रोज पहले जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इन शिकों का मकसद टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के अमल को तेज करना, शहरियों के लिए राब्ताकारी को बेहतर बनाना और एक शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क कायम करना है, जबकि निजी इमलाक के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बिल में शामिल राइट ऑफ वे की शिकें टेलीकॉम ऑपरेटर्स को किसी भी निजी प्रॉपर्टी में मालिक की इजाज़त या कानूनी तरीक़ेकार के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती और ना ही यह निजी अराजी के जबरी हसूल का इख्तियार फराहम करती हैं। जायदाद के मालिकान को जवाब देने, अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने, मुआवजे का मुतालबा करने, एतराज़ात उठाने और रास्ते के तयन, वक्त और रसाई जैसे मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने का हक हासिल है। अगर किसी जायदाद का मालिक मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद जवाब ना दे तो मामला कानून के मुताबिक फैसला साजी के लिए मुतल्लिका हुकूमती इदारे के सुपर्द कर दिया जाएगा, जबकि जुर्माने सिर्फ उन जायदाद मालिकान से मुतल्लिक हैं जिन्होंने पहले किसी मुआहदे पर दस्तखत किए हों लेकिन बाद में उसकी शराइत से इनराफ किया हो। अहम बात यह कि वजारत IT एंड टेलीकॉम की प्रेस रिलीज में इस बिल की जो तफसीलात बयान की गई हैं वो बिल के मतन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री का कहना है कि इस बिल से आम शहरी के राइट टू प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन बिल में जो अल्फाज इस्तेमाल किया गए हैं उससे तो ये खदशा है कि इस कानून से आम शहरी के जायदाद की मिल्कियत के हकूक मुतासर हो सकते हैं। अहम बात यह कि शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि बिल की लैंग्वेज में मसला है लेकिन नीयत ठीक है, लेकिन हकीकत यह कि 6 माह के गौर खौस के बाद यह बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि यह जानबूझकर किया गया है। और अगर सेनेट में इस बिल पर एतराज़ात ना उठाए जाते तो बिल इसी शक्ल में कानून बन जाता। इसके अलावा बिल की मुतनाज़ा शिकों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने अब कमेटी तश्कील दे दी है, लेकिन इस कमेटी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनसे जवाबदेही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस बिल की ड्राफ्टिंग, वेटिंग और मंजूरी में शामिल थे। यानी ये कमेटी अपनी तश्कील के साथ ही मुतनाज़ा हो गई है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा, जो सबसे पहले
ये स्टोरी मंजर आम पर लाए थे। क्लासेस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन का ये जो मुतनाज़ा बिल है, जिससे ये खदशा है कि एक आम शहरी का राइट टू प्रॉपर्टी मुतासर हो सकता है, पहले वो काबीना से पास हुआ, फिर कौमी असेंबली से पास हुआ, लेकिन जब सेनेट में गया तो वहां स्टैंडिंग कमेटी पर इस पर एतराज़ात लगे। जो चेयरपर्सन है पलवशा खान साहिबा, उनको, उनकी टीम को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन आपको भी क्रेडिट जाता है कि आप इसको मंजर आम पर लेकर आए, आपने मीडिया पे स्टोरी की और उस वजह से प्रेशर बढ़ा है और अब ये सेनेट में भी रिव्यू हो रहा है और वजीर आजम ने इस पर 11 रुकनी कमेटी बना दी है। लेकिन मसला ये क्लासेस साहब की जो कमेटी बनाई गई है, इसमें 3 तो वुज़रा है जो कि इस बिल की ड्राफ्टिंग में और उसकी मंजूरी में शामिल थे। शिजा फातिमा भी इसमें है। तो क्या जो लोग जिम्मेदार थे उनको इस कमेटी में डालना दुरुस्त है, और एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या ये कमेटी इसको दुरुस्त तरीके से रिव्यू कर सकेगी? बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट किया मेरी एफर्ट्स को। लेकिन मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जो है ना, अगर मुझे देना हो, हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो जाते हैं पार्लियामेंट, जाते हैं खबरें लेना, ढूंढना, हमारा शौक भी है, प्रोफेशन भी है, जॉब भी है। सो आई वोंट टेक इट एज ए क्रेडिट के तौर पर इसको नहीं लूंगा। मेरा ये ख्याल है कि इसका क्रेडिट जाता है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है, पलवशा खान साहबा को जाता है, फिर डॉक्टर अफनान साहब को जाता है, फिर वहाँ पे सादिया अब्बासी साहबा थी, उनको जाते हैं, जिन्होंने इस बिल को पढ़ा पहली दफा। ये मेरी रीडिंग है, जो मैंने सारी चीजें देखी, मैं भी कमेटीज में आता जाता रहता हूँ वहाँ पे डेली की बेसिस पे किसी न किसी कमेटी। मुझे ये लगता है जब से ये बिल बना है, अगर किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने इस बिल को पूरी तरह पढ़ा और समझा है और उसके कंसिक्वेंसेस को उसने फोर्स ही किया, तो मेरा ख्याल 3 लोग हैं या सेनेट की कमेटी है। जैसे आपने कहा कि ये बिल बना है वहां पे, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले इसको कंसीव किया गया, फिर इसके बाद उन्हें ड्राफ्ट भेजते होते हैं, ये आपकी लॉ मिनिस्ट्री को ये जाता होता है, लॉ मिनिस्ट्री को ओपिनियन ली जाती है, फिर इसको समरी बना के ये भेजते हैं ये कैबिनेट मियन को, आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी इसको एजेंडे में लेके आते हैं, वहां से फिर ये आपकी कैबिनेट में जाते हैं जहाँ 40-50 आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, बड़े पुराने मिनिस्टर, और वो कहते हैं तजर्बाकार है, 5वीं और छठी दफा वाले वजीर वहां पे बैठे हुए, आम लोग नहीं बैठे हुए। अब वहां से फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, अब उनके सामने से बिल मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, जो हमने आके इसको देखे, किसी एक ने भी इसको पढ़ने की जहमत नहीं की, ना वहां पे वजीरों ने कोशिश की है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की, और ये लॉ मिनिस्ट्री का काम था। मेरा ख्याल है कि दे माइट हैव ब्रीफ्ड प्राइम मिनिस्टर के इसमें क्या कुछ है, इसमें कौन से पॉजिटिव चीजें हैं, कौन सी नेगेटिव चीजें हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, मैं समझता हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी यूजुअली तौर पर कि कोई भी समरी आती है उसको एक्सप्लेन जो है कैबिनेट सेक्रेटरी करता है प्राइम मिनिस्टर को और ये कैबिनेट के वजीरों को। उसके बाद डिबेट होती है कि इस बिल पे कोई अच्छा बुरा जो भी कमेंट दें, फिर उसको अप्रूवल दी जाती है। अब ये फेज भी वहां से गुजर गई, वो सारी अप्रूवल हो कि जैसे मैंने कहा किसी ने इस बिल को नहीं पढ़ा, ना इसके कंटेंट पढ़े। इसके बाद ये आपकी पार्लियामेंट में आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने एजेंडे में डाल के उन्होंने कौमी असेंबली में डाल दिया। अब वहां पे उन्होंने रेफर कर दिया आपकी अब कौमी असेंबली की कमेटी को, जो इसको एग्जामिन करें, रिपोर्ट दें ताकि इस बिल पे हमने पास करना है, क्या करना है। अब आप ये देखें कि वहां पे 15-20 मेंबरान हैं आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और सैयद अमीनुल हक साहब उसके चेयरमैन है, वहां भी बड़े बड़े जुगादरी लोग बैठे हुए हैं। अब किसी ने इस बिल को नहीं पढ़ा। उसमें नवीद कमर साहब के बारे में उनको सुन रहा था, शिजा फातिमा साहबा के बारे में उन्होंने कोई 2-4 अपनी तरमीमें दी थी। पीपल्स पार्टी ने इस पे आगे शुरू में ऑब्जेक्ट भी किया था, उनको कहा कि नहीं ये सारी तरमीमें हमने कर दी हैं जो आप कह रहे हैं। अब जब उन्होंने सेनेट वाला बिल देखा है तो मेरी 2-3 से बात हुई, कादिर पटेल साहब से बात हुई हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा अब ये तो चीजें थी नहीं, हमें बताया गया था कि इनको डिलीट कर दिया गया। अब उन्होंने वहां पे, अब ये किसने उनको कहा है ये हुकूमत को कि आप बिल पास कर लें, और पीपल्स पार्टी ने वोट डाल दिया। अब इसका मतलब ये बनता है पीपल्स पार्टी के 2-3 लोग जो मेन है वो भी मिले हुए थे उनके साथ कि ठीक है जी आप कर दें, हम देख लेंगे। सो ये सारी चीजें जो है, इतने सारे फोरम के बाद इतने सारे फिल्टर्स हैं, वो सारा क्रॉस करके ये 3-4 महीने बाद ये लैंड करता है वहां पे आपकी सेनेट कमेटी में, और वहां पे 3 मेंबर जो हैं वो पहली दफा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली दफा उन 3 मेंबरान ने, पलवशा साहबा ने, डॉक्टर अफनान ने और सादिया अब्बासी साहबा ने, उन्होंने बिल को पढ़ा, समझा, तो फिर उन्होंने कहा जनाब कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया टाइप, ये कंपनी टाइप पावर्स दे रहे हैं आप। इस बिल को आपने भी शहजाद यकीनन पढ़ा होगा, देखा होगा, आपको कहीं पे लगता है कि ये किसी कोई अवाम का, किसी का कोई प्राइवेट, किसी के एक्सेस का? अच्छा, इसमें क्लासेस साहब मैं इसके मतन में आने से पहले जरा मुझे बताइएगा कि ये कमेटी अब जो बनाई है वजीर आजम साहब ने, जिसपे वही लोग हैं जिन्होंने इसको मंजूर भी किया है, आपको कितना ट्रस्ट है कि ये कमेटी इसको प्रॉपर्ली रिव्यू करेगी? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पहले इन्हीं लोगों ने तो इसको अप्रूव किया है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है आपका जो कल वजीर आजम साहब ने उन्होंने की। एक तो हम इस चीज़ को चले अप्रिशिएट कर लेते हैं कि जमहूरियत में होता है कि मैंने किसी ने भी बात की तो वजीर आजम हूँ, उन्होंने जिद करने की बजाय कि नहीं जनाब जैसे है जहाँ है की बुनियाद पर, क्योंकि हमने कह दिया है तो इसको अप्रूव करें। ये तो चलो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि वजीर आजम साहब ने कम से कम इसका दबाव महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है और इस पर कमेटी बननी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप कमेटी के मेंबर कौन बना रहे हैं।
एतराज़ात जिन पे एतराज़ात आ रहा है उन्हीं को आपने कमेटी में बिठा दे। वो तो जज जूरी और हैंडमैन वाला काम है। वो अपने लिए जज भी बन गए हैं, जूरी भी हैं, और खुद फैसला भी कर लेंगे और सजा जजा का फैसला भी खुद करेंगे। इसमें सबसे बड़ी एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि 3 तो फेडरल मिनिस्टर हैं इसमें, और वही है जिन्होंने बिल बनाया है। जी, शिजा फातिमा खुद भी है इसमें। जी, वो भी हैं। इसके बाद उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के जो है, मेरा ख्याल है आज चीमा साहब भी शायद उसमें शामिल हैं, जो इसके इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के। फिर इसके बाद लॉ मिनिस्टर भी हैं। अब लॉ मिनिस्टर साहब ने तो अप्रूव किया हुआ है। लॉ मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बगैर ना ये कैबिनेट में जा सकता है ना पार्लियामेंट में आ सकता है। आपने अप्रूवल जिन लोगों ने दिया उनसे नहीं सवालों जवाब होने चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उल्टा इन तमाम लोगों पे जो 4-5 है, ये आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गए, आपके लॉ मिनिस्ट्री होगी, आपके उसके बाद ये जो आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स वालों को, चलो आप उनको नहीं कर सकते, ये 4-5 जो है इनकी तो पूछा जाना चाहिए था कि भाई साहब आप लोगों ने इस बिल के कंटेंट को अप्रूव किया है, आपने कैसे किया है? आपने उल्टा उनकी इंक्वायरी करने की बजाय उनको आपने इसमें कमेटी में डाल दिया। अब जाए जी इसकी नोक पला का आप ठीक कर लें, जो कि वैसे मेरा ख्याल है ठीक बात है। नंबर 1। दूसरी बात, इस कमेटी की फॉर्मेशन देखें, और इसमें आपके पास ये दोनों हाउसेस, सेनेट भी है, कौमी असेंबली भी है, इसमें उन्होंने कोई अपोजिशन का एक मेंबर नहीं डाला, कोई एक भी अपोजिशन का मेंबर नहीं डाला। आप उनको अली जफर साहब को डाल देते, जिन्होंने सेनेट में पॉइंट आउट किया था कि भाई साहब इस बिल को आप जरा वहां कमेटी में लेके जाएं। और यहाँ पे हमने अगर पीटीआई की बात करें, पीटीआई को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पीटीआई कमेटी में नहीं बैठती, इन्होंने इस्तीफे दे दिया। उनके वहां पे पीटीआई के ना होने की वजह से ये नुकसान हो रहे हैं कि पीटीआई क्योंकि वहां कौमी असेंबली के सेनेट से आके उनकी ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये ना कौमी असेंबली में पीटीआई बैठी है। अच्छा साहब, इसमें शिजा फातिमा साहिबा ने उस दिन एक प्रोग्राम पे आपने भी इंटरव्यू किया, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे वो थी, और उन्होंने ये कहा कि देखें जो लैंग्वेज में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है उसको हम ठीक कर लेंगे, इंटेंशन हमारी ठीक है। और ये बात तो चले ठीक है, राइट ऑफ वे का मामला है, उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए एक बैलेंस तरीके से, जिसमें सिटीजंस का भी राइट रहे और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका भी राइट महफूज रहे। लेकिन वो कह रही है कि इंटेंशन हमारी बिल्कुल ठीक थी। ये बिल पढ़ के आपको लगता है कि सिर्फ लैंग्वेज का मसला था? और अगर लैंग्वेज का मसला था, 5 महीने में लैंग्वेज दुरुस्त की जा सकती थी। इस लैंग्वेज के साथ इस बिल का कौमी असेंबली से मंजूर होना, शिजा फातिमा का उसका दिफा करना, ये सिर्फ लैंग्वेज का मसला या इंटेंट का वाकई मसला है इस बिल में? अच्छा, उन्हें ये पूछना चाहिए था उनसे कि ये लैंग्वेज का उनको कब एहसास हुआ कि लैंग्वेज ठीक नहीं लिखी गई, मतलब कब उनको एहसास हुआ? ये तो 6 महीने से उनके बकौल बिल आया, सेनेट पास कर देती तो कानून बन जाता। दो उन्होंने कहा भी है, मैंने शहजाद खानजादा साहब का इंटरव्यू सुना है उनका, उसमें उन्होंने कहा भी है कि हम चाहते तो उसी दिन सेनेट से पास भी करा लेते। दैट्स व्हाट शी सेड। ये उन्होंने जियो के आपके प्रोग्राम में कहा है उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा हमारी मेहरबानी है कि हम इसको सेनेट में लेके उसमें कमेटी में लेके गए, हम चाहते तो करा सकते थे, ये कहा है। नंबर 1। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि हमारी इंटेंट ठीक थी। और भाई इंटेंट से तो लैंग्वेज आती है। मेरी इंटेंट है, जो इस वक्त इंटेंट है बात करने की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ध्यान में बात आ रही है, या मैं आपसे कोई भी टॉपिक पे, तो उसी से ये रिलेटेड ही मेरी लैंग्वेज है ना, उसी से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। ये कैसे आप कह सकते हैं कि मेरी इंटेंट कुछ और थी और लैंग्वेज मैंने कुछ और लिख दी है? मतलब वो कहते हैं किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? आपकी इंटेंट भी यही थी, आपकी लैंग्वेज भी यही थी, आप जरा लैंग्वेज पे गौर करें। ये मतलब कॉलोनियल माइंड सेट है। जैसे मैंने कहा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी बंगाल में, उन्होंने शुरू किए थे, अपनी तिजारत शुरू की, और छोटी सी कंपनी जो है वो ताजर कंपनी से पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया। जब आप इस बिल को पढ़ के देखें, इतनी मैसिव पावर दी गई है, हाउसिंग सोसाइटी पे दी गई है, आपको कारपोरेट सोसाइटी पे दी गई, पब्लिक स्पेस पे दी गई, किसी पार्क पे लगा लें, किसी आप ग्रीन बेल्ट पे लगा लें, आप कहीं पे आपका दिल चाहे आप उनको मना ही नहीं कर सकते, उनका दिल का। अच्छा, इसमें मैं क्लासेस में आपको बताता हूं। एक तो चले शिजा फातिमा ने लैंग्वेज की हद तक उन्होंने कहा कि देखें लैंग्वेज ठीक कर देंगे इसकी, लेकिन इसके बाद जो आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज आई है उसमें तो क्लासर साहब इसका मुकम्मल दिफा किया गया है, और उसमें तो कोई ये भी नहीं लिखा है कि इसकी लैंग्वेज को हम दुरुस्त कर रहे हैं या लैंग्वेज में कोई मसला है। और मैं जरा 2-3 इसके लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि मिनिस्ट्री का ये वर्जन ठीक है जो वो बता रहे हैं। एक तो उन्होंने लिखा है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट है उसमें हमने निजी इमलाक के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। दूसरा, ये प्रेस रिलीज कहती है कि बिल में शामिल है राइट ऑफ वे की शिके टेलीकॉम ऑपरेटर को किसी भी निजी मिल्कियत में मालिक की इजाज़त या कानूनी तरीक़ेकार के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती, और ना ही निजी अराजी के जबरी हसूल का इख्तियार फराम करती है। जायदाद के मालिकान को जवाब देने, अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने, मुआवजे का मुतालबा करने, एतराज़ात उठाने और रास्ते के तयन, वक्त और रसाई जैसे मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने का हक भी हासिल होगा। अगर किसी जायदाद का मालिक याद दहानियों के बावजूद जवाब ना दे तो मामला कानून के मुताबिक गौर खौस और फैसला साजी के लिए मुतल्लिका हुकूमती इदारे के सुपुर्द किया जाएगा। अब सवाल यह है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी कोई प्रॉपर्टी और वहां पे कोई आके कहता है कि हमने यहाँ पे टावर लगाना है और मैं उसको इनकार कर देता हूं, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी दफ्तर का, किसी सरकारी दफ्तर में, मैं वहां जाके क्यों केस करूंगा? मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं देना, मैं क्यों डिस्प्यूट में जाऊंगा रेजोल्यूशन के लिए? ये आपने बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया। आखिरी पॉइंट है, इसमें सारा कैच है। उसमें कहते हैं कि अगर आप राजी नहीं हो रहे
तो हुकूमत के पास वो चले जाएंगे, वो उन्हें इदारा भी हुकूमत का होगा, सेक्रेटरी भी उन्हीं का होगा, वही अथॉरिटी होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, किसी के पास वो जा सकते हैं कि ये जनाब देखें कि मुझे अपने घर नहीं दे रहा, अगर घर से मुराद है कि मुझे लैंड नहीं दे रहा, लैंड से मुराद है मुझे इनका प्लाट है, गली है, स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, एनीथिंग ये मुझे नहीं दे रहे, जहां पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, वो आपको नोटिस करेंगे, वो आपको नोटिस करेंगे। आपको उनके पास जाना होगा, इनके साथ बैठ के आपने मामला तय करने होंगे। ये बिल की शिक कहती है, ये जो आपने भी पढ़ी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो सेम ही है कि मैं अगर अपनी कोई चीज नहीं देना चाहता, जब मेरा प्लाट है सपोजली वो 5 करोड़ का है, ये कहते हैं हम आपको हर महीने 2 लाख रुपए देंगे, मैं कहता हूँ जी मैं नहीं देता आपको, मेरा अपना प्लाट, मैंने घर बनाने या बेचने वटेवर करना है, तो वो कहते हैं नहीं जनाब हम तो हमसे ले गए, वो चले जाते हैं उसके पास, अप्रोप्रिएट उस गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, वो अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो आपको नोटिस करती है, आपको नोटिस का जवाब देना है, वो कहते हैं 15 दिन में आपने जवाब नहीं दिया फिर आपको नोटिस आएगा, और फिर उसके बाद आप पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे कि अब आप पे वो जुर्माना भी हो सकता है कि अब आप जो लॉ है, कानून है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में ही कंट्राडिक्शन है जो आपने पढ़ के दिया कि हम जबरदस्ती नहीं ले रहे। जुर्माने के हवाले से एक अगर आप बिल पढ़े तो उसमें तो वाजे लगता है कि अगर आपने नहीं अग्री किया तो हो सकता है कि आपके ऊपर जुर्माना हो, लेकिन शिजा फातिमा ने इसका दिफा इस तरह किया और इस प्रेस रिलीज में भी है कि ये जुर्माने की 5 करोड़ के हद तक के जुर्माने की बात उस वक्त है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को अगर वायलेट करेंगे तो जुर्माना होगा। क्या बिल की रीडिंग से ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन पर जुर्माना है, या अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी ना देने का फैसला किया तब भी जुर्माना हो सकता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाला क्या कर रहे हैं आप, जो आपने पढ़ा है जी, जो उनकी अपनी प्रेस रिलीज से पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या हो रहा है? आप उसको फोर्स कर रहे हैं, आप हुकूमत के उसमें अप्रोप्रिएट उसके पास जा रहे हैं कि आप बैठे और मेरे साथ मामला तय करें, और आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन क्या हो सकती है? मतलब उसका प्लाट है, आपने 5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए लेना है, सारी उम्र के लिए प्लाट आपको मिल गया क्योंकि आप उसको 10-20 हजार रुपए दे रहे हैं, उसमें वो कहते हैं चेंजेस नहीं कर सकते। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक दफा उनके साथ कर लिया है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे नहीं दी कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, वो मतलब 100 साल का हो सकता है, कितने साल का हो सकता है। अच्छा, मिनिमम जो आपने वहां पे बैठ के किराए की रेंज रखनी है उसका भी डिटर्मिनेशन है। ये वो चीजें हैं, आम आदमी जो है वो बेचारा ये लीगल कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझ सकता। इनके पास वकील भी हैं, इनके पास ये हुकूमत की सपोर्ट भी है, इनके पास सब कुछ है, आपके मेरे पास तो कुछ नहीं। फिर मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पब्लिक स्पेस है, मेरी वहां पे हाउसिंग सोसाइटी है, वो कहते हैं जनाब कि आप जो है हमने आपको कह दिया है आपने देना है। एक चीज ये है, अगर नहीं देंगे तो हुकूमत को हम ले आएंगे और आप पे जुर्माना भी हो सकता है, अपसेट कर। दूसरी बात जो कोई इसमें इस बिल में शामिल नहीं है, जो होनी चाहिए थी, आई होप कि अब रखेंगे, एनवायरमेंटल कोई आपने इंपैक्ट भी देखा है। अब दुनिया भर में स्टडीज आ गई, टावर्स अगर आबादी के अंदर लगते हैं तो इनकी अपनी रेज हैं, इनकी अपनी वेव्स हैं, व्हाटएवर हैं, उनका भी आपके हेल्थ हैजर्ड्स हैं। इसके बड़ी स्टडीज हुई हैं। क्या आपने ये भी रखा है इसमें कि हेल्थ हैजर्ड्स के लिए इनको आपने शहरी इलाकों के अंदर लगाना है, शहरी इलाकों से कोई फासले पे लगाना है, आपने कितने इनकी रेंज होने की वो चीजें वहां पर इन्होंने आके कवर नहीं की। और दूसरी बात ये लास्टली अगर आप इस पर कर रहे हैं कि ये बिल मैसिवली टिल्टेड इन फेवर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, और बताया जा रहा है कि इसमें आपको पता है लॉबिंग होती है, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, और जिस तरीके से उन्होंने इसको थ्रू करवाया है, इवन आपके सेक्रेटरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो उसमें टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम रहे हैं, उनको डायरेक्ट आप लेकर आए हैं वहां से। ये कोई आपके फेडरल सेक्रेटरी जो है, ये कोई आपके ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये टेलीकॉम कंपनी में वहां पे जॉब करते थे प्राइवेट में, वहां से उठा के आप लेकर आए, उन्होंने बिठाए। मतलब ये आपको बड़ा क्लियर लगता है, ये बिल आपको जैसे टेलीकॉम कंपनी ने लिख के दिया है, आपने बगैर कामा फुल स्टॉप उसको किए, आपने उसको आके अप्रूव करवा दिया। और प्लस ये जो कमेटी में हुआ है, कमेटी में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, कमेटी में इन्होंने टावर्स की बात नहीं की, मशीनरी की बात नहीं की, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की, उन्होंने राइट ऑफ वे की बात करके कहा हमने फाइबराइजेशन करनी, तार बिछानी। तार बिछाने में किसी को मसला नहीं था, लेकिन बाद में इक्विपमेंट और टावर सब ऐड हो गया ना। यस, वो तो मुस्तकिल हो गया ना, वो प्लाट का वो नहीं का हो गया, वो प्लाट हो गया, ये जगह जो आपने दी है वो तो कंपनी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने उसमें बात की तो फिर आप 5 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा, रऊफ साहब रख दिया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का आपने इसको तफसील से बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि राइट ऑफ वे का एक मामला है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ कि जो शहरियों का राइट है, उनकी प्रॉपर्टी का राइट है, उससे मुतअस्सिद कोई कानून ना बने। और ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में अफोर्डेबल हो, एक्सपीडी इंटरनेट हो, एक्सेसिबल इंटरनेट हो, वो मसला भी हल होना चाहिए, लेकिन बैलेंस तरीके से हो, किसी का राइट उसमें मुतासर नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे सिवदास। वेलकम बैक। पाकिस्तान में मकामी ड्रामा इंडस्ट्री, फनकारों और टेक्नीशियंस को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए 6 साल पहले गैर मुल्की कंटेंट और इश्तिहारात में गैर मुल्की फनकारों को लेने पर भारी टैक्स आयद किया गया था, जिसका मकामी सनत ने खैर मकदम किया था। मगर अब रवां साल के वफाकी बजट में इस टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, जिस पर मकामी सनत और फनकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं।
फाइनेंस बिल 2026-27 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236 सीए को हज़फ करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक किसी भी चैनल पर गैर मुल्की ड्रामा या डब्ड प्रोग्राम चलाने पर एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा। इसी तरह किसी भी कमर्शियल या इश्तिहार में गैर मुल्की फनकार को लेने पर भी एडवांस टैक्स लागू होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236 सीए के मुताबिक गैर मुल्की टीवी ड्रामा की एक किस्त चलाने पर 10 लाख रुपए टैक्स, जबकि गैर मुल्की फनकार को इश्तिहार में लेने पर 1 लाख रुपए फी सेकंड टैक्स अदा करना लाजिम है। मगर अब वफाकी हुकूमत ने इस टैक्स को ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जिसमें मकामी फनकारों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी भी उन्हीं फनकारों में शामिल है जिन्होंने कल इस तजवीज़ पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस हुकूमती तजवीज़ से ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसान होगा। लीडिंग एक्टर और प्रोड्यूसर फैसल कुरैशी इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, 6 साल पहले एक एडवांस टैक्स लगा था लोकल चैनल्स के ऊपर अगर वो फॉरेन कंटेंट जो है चलाते हैं अपने चैनल के ऊपर या डब प्रोग्राम चलाते हैं, और इसी तरीके से अगर कोई गैर मुल्की अदाकार किसी कमर्शियल में काम करें, ड्रामे में काम करें, उसके ऊपर भी एक एडवांस टैक्स लगा था। लेकिन अब जो बजट में प्रपोजल दिया गया है उसमें कहा गया है कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। अब इस पर आप समेत इंडस्ट्री के जो दीगर लोग हैं वो समझते हैं कि लोकल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। क्यों, क्या वजह है इसकी? देखिए, ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो यही है, अस्सलाम वालेकुम सबको। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यार आप अपनी इंडस्ट्री की भलाई के लिए काम करते हैं, आप अपने लोगों के लिए काम करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के खा के कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें आपके अपने लोग काम करें। और ये बात कहने वाली नहीं है, ये बात हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं लोगों को कि आज पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ ज़बान समझी जाती है हमारी, लोग बड़े शौक से हमारे ड्रामे को देखते हैं और कंपैरिज़न किया जाता है हमारे ड्रामे का जो वेब सीरीज़ होती हैं उनके साथ। हालाँकि मुझे समझ में नहीं आता कि हम एक फ्री टू एयर चीज़ का कंपैरिज़न जो है वो इतनी बड़ी-बड़ी सीरीज़ के साथ करते हैं। लेकिन फ़िल्म्स के साथ भी कंपैरिज़न होता है, हमारे सीरियल्स का और सीरीज़ के साथ भी होता है, बट दैट्स ओके। आप अगर यूट्यूब पे व्यूज़ देखें तो हमारे ड्रामों के व्यूज़ जो हैं वो उनकी वेब सीरीज़ से ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारे ड्रामे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो बात ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में चाहे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरह से ये लोग हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो हम सब उनके साथ लगे हुए हैं कि नहीं, अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री भी ग्रो करे साथ-साथ जैसे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो अचानक से बजट आता है और उसमें ये एक चीज़ आती है जिस पे हम 6 साल पहले हमने इस पे बड़ी फ़ाइट की। और सिर्फ़ एक्टर्स नहीं बोल रहे हैं इसमें प्रोड्यूसर्स हैं। हमारी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, हमारी एक्ट एसोसिएशन है जो एक्टर्स की है, उसके अलावा सबसे पहले मैं कहूँगा कि शमून ने इस पे आवाज़ उठाई और उसने बहुत सारे लोगों को जमा किया कि यार ये किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इत्तेफ़ाक है, मुझे पता नहीं था और फिर जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा यार एक तरफ ये बात हो रही है कि जी हम फ़िल्म इंडस्ट्री का फ़रोग़ चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज़ देखें, मेरी एक छोटी-सी वीडियो भी चली है, आपने जी, देखी मैंने होगी शहज़ाद। देखी वो वीडियो। जी। उसमें मैं एक ही बात कह रहा हूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जब एक स्लॉट जाता है, एक स्लॉट का मतलब है कि कम से कम 100 लोगों के घर से आपने उनका रिस्क अल्लाह देने वाला है, लेकिन आपने वो रोक दिया, ठीक है? 100, कम से कम 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते होंगे, इससे कम नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि एक स्लॉट जाता है, 2 जाते हैं। हमारे जो बड़े चैनल्स हैं, मे बी वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जिन पे इस वक्त लोग छोटी प्रोडक्शंस हो रही हैं, नॉर्मल प्रोडक्शंस हो रही हैं, पर हो रही हैं और हमारे नए लोग, पुराने लोग सही। वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक काउंटर आर्गुमेंट है फैसल कुरैशी साहब, क्योंकि आप एक जी, जी। प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं।
कहा जाता है कि जब फॉरेन कंटेंट भी आएगा, क्योंकि अब सारा कंटेंट जो होता है वो व्यूअर्स चॉइस पे होता है, उसको क्या पसंद है। तो जब कंपटीशन होगा, जैसे पाकिस्तान में टर्किश ड्रामे बहुत सारे आए, डब्ड हुए, तो वो ऑब्वियसली जब कंपटीशन होगा तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे कंपटीशन के लिए, तो हमारा कंटेंट बेहतर होगा। दूसरा ये, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब पर है, दुनिया उसको देखती है, तो इसलिए देखती है क्योंकि कंटेंट अच्छा है। तो इसी तरीके से हम टैक्स लगाकर क्या फॉरेन कंटेंट को अगर रोकें तो ये करना क्या दुरुस्त भी होगा, क्योंकि हमारा कंटेंट दुनिया देख रही है, तो जब हमारे कंटेंट की रीच अच्छी हो तो दूसरे कंटेंट जो है वो हमारे व्यूअर्स को भी जो है मिलना चाहिए। और क्या सिर्फ टैक्स लगा के आप ये रोक सकेंगे? टैक्स से देखें, एक तो टैक्स से बात ये होती है कि जो हर कोई फिर छलांग लगा देता है, उससे थोड़ी सी एक एक फिल्टर हो जाती हैं बहुत सारी चीजें। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लोगों के पास पूरी चॉइस है। हम लोगों के घरों में जाके उनको ये तो नहीं कह रहे कि आप नेटफ्लिक्स मत देखें, आप प्राइम मत देखें, आप जियो मत देखें, आप यूट्यूब मत देखें। हम कह रहे हैं ठीक है आप सब देखें, लेकिन हम अपना ड्रामा बना रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त आपका जो ड्रामा है, जब वो ऑन एयर जाता है, लोग देखते हैं, तो कंपैरिजन पूरी दुनिया के ड्रामों के साथ होता है। लेकिन जो एक पहले चीज थी कम से कम, वो ये था कि यार जब ये वाले ड्रामे आते थे वो डब भी होते थे। अच्छा, अब चूंकि एआई का जमाना है, आपने सिर्फ कमांड देनी है और उसके बाद वो जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। ये भी आप समझें कि अब वो चूंकि एआई से आप पूरी डबिंग जनरेट कर लें, और वो वाली जॉब भी चली गई कि चलें कुछ बच्चे थे जो डबिंग वबिंग कर लेते थे उनकी, और उनका भी काम चलता था। फिर अगर आप इतना ओपन कर रहे हैं तो फिर आप ओपन करें, आप सिनेमा में इंडियन फिल्में भी लगाएं। आपने क्यों बंद की हुई हैं? आप इंडियन फिल्म्स लगाएं, आप हाँ, लेकिन फैसले हर से ये तरह की। आर्गुमेंट दिया जाता है ना, अगर इंडियन फिल्म्स हमने बंद कर दी अपने सिनेमा पर, चले वो तो एक पॉलिटिकल इशू भी है, लेकिन क्या उसकी वजह से हमारा जो लोकल सिनेमा है, हमारी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं, क्या वो बहुत ज्यादा बनने लगी हैं या बहुत अच्छी अच्छी बनने लगी हैं? हमने देखा है इतना तो फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। फिर यही आर्गुमेंट यहाँ पे भी यूज होता है ना। हाँ, वो बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें अगर सच्ची बात है शहजाद कि लास्ट ईयर में भी हमारी जो फ़िल्म अच्छी है वो सिनेमा में लोग आते हैं, देखते हैं। इंडियन फ़िल्म लोगों को देखने का शौक है। लोग वो भी सिनेमा में देखते हैं, आप उसे भी टैक्स हटा दें, वो भी लगाएँ पाकिस्तान में, फिर कौन-सा पॉलिटिकल और कौन-सा ये सारा कुछ। सही। आपने तो लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है ना। फिर पहले और भी बहुत तरह की कुछ फ़िल्में जो हैं वो सिनेमाज़ में लगती थीं, तो फिर आप वो वाली फ़िल्में भी लगाएँ सिनेमाज़ में। तो फैसल साहब, फिर आप ये सारा कह रहे हैं कि सा इस वक्त अगर आप कोई फॉरेन कंटेंट परचेज करते हैं, एज ए प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछता हूँ, फॉरेन कंटेंट अगर आप जी। परचेज करते हैं और उस पर आप टैक्स हटा दें तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, और उसके बनिस्बत एक लोकल ड्रामा बनाना अब बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए कंपटीशन जो है वो अनफेयर हो जाएगा। ये आपका argument अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है। फिर तो आप हम बाहर से जो लोग इस वक्त इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, आप उससे भी टैक्स हटा दें सारा। जो शैम्पू है या और चीज़ें हैं इस तरह की, उनसे भी आप टैक्स हटाएँ। फिर आप सिर्फ ड्रामे से क्यों टैक्स हटा रहे हैं? फिर पूरा कॉम्पिटिशन पूरा कर लेते हैं ना, कि फिर जो जितनी चीज़ें पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं उसको खुला कर दें फिर आप। उसको भी आप ओपन रखें कि जी कंपटीशन तो बराबर का होना चाहिए। सही। क्यों परफ्यूम पे या शैम्पू पे या और जो इम्पोर्टेड आइटम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उन पे इतना टैक्स लगता है, ना लगाएँ उस पे टैक्स। वो एज़ इट इज़ जितने का बाहर है उतने का यहाँ आ जाए। या कपड़ों पे क्यों टैक्स लगाया हुआ है या जूतों पे क्यों टैक्स लगाया हुआ है? सही। मत लगाएँ ना, फिर सारा कुछ ओपन करें ना। फिर कंपटीशन पे अगर जाना ही है, तो फिर सारा कुछ ओपन करते हैं कि ठीक है जी, फिर पब्लिक की चॉइस है, जिसने जो लेना है वो ले, सही जिसने है। जो देखना है वो देखे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और थैंक यू। अपना हवाले से दे रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।